Today we are going to start the inorganic chemistry, and we are going to discuss the first chapter of the inorganic chemistry, and the chapter is atomic structure. ओके सो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जस्ट हमने एटम्स के बारे में डिस्कस करना है। एटम्स के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जो कुछ भी है सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके सो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई मींस यू कैन से लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी की बात अगर हम करें तो वहाँ पता लगा हमें कि एटम के अंदर हमारे पास कुछ एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके तो जब ये पता चला भी कुछ एटम से छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से थे? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। मींस वहां पे पता चला कि एटम से छोटे भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। मींस पार्टिकल्स के बारे में बात की गई कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो एटम से भी छोटे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कहते हैं। सो दीज पार्टिकल्स वर नेम्ड एज द फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब इसे फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कहा गया? क्योंकि ये वो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके हमारा क्या बनता है? एटम बनता है। ठीक है, सो फर्दर इन फंडामेंटल पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है उसे देखने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल दिए जो उनकी स्टडी की एटम्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने क्या दिया, थ्योरीज दी, कुछ मॉडल दिए। ठीक है, तो एक मॉडल जो प्रपोज किया था रदरफोर्ड ने वो काफी हद तक पसंद किया गया और काफी पॉपुलर भी रहा उस टाइम पे, तो उसे उसका नाम दिया गया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ओके सो क्या था वो मॉडल? तो अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल रदरफोर्ड ने कहा था कि एक एटम के अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में हमारे पास एटम का सारा मास और जो पॉजिटिव चार्ज है, मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो मींस मास की बात करें तो न्यूट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ मास होता है। और पॉजिटिव चार्ज की बात करें मतलब प्रोटॉन्स। तो उसने कहा कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। दैट्स व्हाई द होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो उसके अकॉर्डिंगली कि एटम के सेंटर में एक हमारे पास न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और सारा का सारा मास जो है एटम का वहां पे कंसंट्रेटेड है। ओके, और उसने फिर कहा कि इसके अराउंड, इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या था कि कुछ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं विद वेरी हाई स्पीड। इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं विद हाई स्पीड। ठीक है, तो ये तो बात थी रदरफोर्ड की। उसके बाद नील बोर एक साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने कुछ अपनी एक थ्योरी दी, उन्होंने कुछ कंसेप्ट दिया। दैट कंसेप्ट वाज नोन एज द स्टेशनरी एनर्जी लेवल। मींस उन्होंने कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, तो डिफरेंट अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेंगे। और उन ऑर्बिट्स को उन्होंने स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स कहा या लेवल्स कहा। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उनका मानना था कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, उनकी जो एनर्जी है ऑर्बिट में वो कांस्टेंट रहती है। और उन्होंने कहा कि जब पार्टिकल्स इस इन एनर्जी स्टेट्स में मूव करेंगे तो उनकी एनर्जी जो है चेंज नहीं होगी। मींस ना तो वो कहीं से एनर्जी लेंगे ना ही वो किसी को एनर्जी देंगे। ठीक है, सो इट डज नॉट लूज और गेन एनी एनर्जी whenever electron remains in the particular orbit. ओके, फर्दर उन्होंने एक बात और कही कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनके अराउंड क्या रहेगा? उनके पास कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम भी रहेगा। ठीक है, तो वो एंगुलर मोमेंटम उन्होंने बोला कि क्वांटाइज्ड रहेगा। मींस कि उनकी कुछ ना कुछ एक डेफिनेट वैल्यू होगी एंड दैट डेफिनेट वैल्यू विल बी सम मल्टीपल नंबर ऑफ h अपॉन 2 पाई।
ओके, सो उन्होंने कहा था कुछ होल नंबर मल्टीपल होगा h/2 पाई के, ठीक है, वो उनकी एंगुलर मोमेंटम होगी। हालांकि ये बोहर का ये जो मॉडल था और जो उसकी थ्योरी थी, जो उसका कंसेप्ट जो था, वो काफी हद तक सक्सेसफुल था, पार्शली ठीक था, पार्शली क्या था, वो रॉन्ग था। वो कैसे पता चला? जब डी ब्रॉगली और हीजनबर्ग का कंसेप्ट आया। अब क्या कंसेप्ट था उनका? उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ वेव करेक्टर। द कंसेप्ट ऑफ वेव करेक्टर की बात की डी ब्रॉगली ने और हीजनबर्ग ने, ठीक है। तो क्या था उनका वो वेव करेक्टर का जो कंसेप्ट था, वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए उनको स्टडी करने के लिए, उनको करेक्टराइज करने के लिए। और जब उनको करेक्टराइज किया गया तो वहां से पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बिहेव करते हैं पार्टिकल जैसे। जैसे पार्टिकल्स बिहेव करते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं। और बोहर की थ्योरी में भी हमने यही पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक पार्टिकल्स होते हैं। बट जब डी ब्रॉगली ने स्टडी किया इनको, उसने कंसेप्ट दिया वेव करेक्टर का। तो उसने क्या देखा, कहता है भी जैसे लाइट होती है, क्योंकि लाइट के बारे में आइंस्टाइन ने कहा था कि लाइट के पास हमारे पास डुअल करेक्टर होता है, ठीक है, वो पार्टिकल बिहेव भी करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। तो ये आइडिया डी ब्रोगली के दिमाग में आया कि अगर लाइट में पार्टिकल और वेव करेक्टर हो सकता है, तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर भी वेव करेक्टर क्यों नहीं हो सकता? अगर पार्टिकल करेक्टर उनके अंदर है तो वेव करेक्टर भी होना चाहिए, क्योंकि लाइट के अंदर जो फोटोन्स हैं वो भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और उनके अंदर भी वेव्स होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उनके अंदर, उनको हम पार्टिकल्स बोल रहे हैं, तो मीन्स उनके अंदर कुछ वेव करेक्टर भी होगा, मतलब वो जब मूव करेंगे तो वेव की तरह मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि हर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब वो मोशन में होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल, जितने भी सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ वेव करेक्टर भी होगा। मींस दे शुड हैव द डुअल करेक्टर, ठीक है। और वी कैन से the microscopic particle in motion possess the both type of motion, that is or both type of character, means particle character as well as the wave character. So उसने एक generalized definition दी, that was all material particles, all material particles in motion possess wave characteristics, ठीक है। भी उसने कहा कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल हो, जब वो मोशन में होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेव्स भी होंगी, वो वेव पोजेस करेगा, ओके। सो अगर उसके अंदर वेव्स होंगी तो व्हाट वुड बी द वेवलेंथ ऑफ दैट पार्टिकल जब वो मूव करेगा? तो उसने कहा कि सपोज एक पार्टिकल का मास m है, अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में, ठीक है, तो उस डायरेक्शन में क्या होगा, उसकी कुछ ना कुछ वेव भी होगी और उसकी जो वेवलेंथ होगी दैट वुड बी इक्वल टू h/mv, और lambda is equal to h upon p. What is p? That is the momentum of the particle, ठीक है। so that is equal to mv. अब ये आइडिया उसको कहां से आया, ठीक है? तो ये आइडिया उसको आया जब उसने जो फोटोन के बारे में, जो लाइट के बारे में प्लैंक की थ्योरी थी और जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी उसको स्टडी किया। तो क्या देखा उसने कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक जो फोटोन होते हैं लाइट में, दे हैव द एनर्जी E which is associated with the wave frequency as h is equal to E is equal to h nu, ठीक है। और जब उसने आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ी तो उसने देखा कि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंगली जो मास और एनर्जी है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। किस तरीके से? E is equal to mc स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे जो c है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो मीन्स ये जो इक्वेशन है दैट इज आल्सो वैलिड फॉर द लाइट एंड दिस इज आल्सो वैलिड फॉर द लाइट। अगर दोनों के केस में ये लाइट का कंसेप्ट, लाइट की एनर्जी h nu और mc स्क्वायर हो सकती है, तो मीन्स हम कह सकते हैं कि h nu इज इक्वल टू mc स्क्वायर हुआ, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास एक इक्वेशन होती है कि म्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू सी, और वी कैन से कि म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास आएगा यहाँ पे
एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ठीक है, यहां से एक सी जो है वो कैंसिल हो जाएगा और वी कैन से एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। और अगर हम लैम्डा को बाहर ले जाते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। तो मीन्स कि जब फोटॉन्स मूव करते हैं तो उनके साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसकी वेवलेंथ जो है इस तरीके से निकाली जाती है h अपॉन एम सी से। व्हाट इज h? h इज द प्लैंक कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द फोटॉन्स एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर हम इस वेलोसिटी ऑफ लाइट को किसी पार्टिकल की वेलोसिटी से रिप्लेस कर दें, सो वी विल हैव h इज इक्वल लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द डी ब्रॉगली रिलेशन। उसने क्या कहा था कि अगर कोई पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल जो है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, अगर वो वेलोसिटी v से मूव करते हैं तो उनके साथ जो वेव एसोसिएट करेगी उसकी जो वेवलेंथ होगी दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज h अपॉन mv। ठीक है, जस्ट कुछ नहीं किया हमने, जो c वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसको रिप्लेस किया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से, मास ऑफ जो फोटोन है उसको रिप्लेस किया हमने मास ऑफ दैट पार्टिकल से। ठीक है, सो यही जनरलाइजेशन जो है उसके दिमाग में आई डी ब्रॉगली के। उसने ये बता दिया कि जब भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, उनके साथ कुछ ना कुछ वेव एसोसिएट करेगी और उसकी जो वेवलेंथ होगी दैट वुड बी इक्वल टू h अपॉन mv। ठीक है, सो दिस इक्वेशन इज नोन एज द डी ब्रॉगली इक्वेशन व्हिच एक्सप्लेन द डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, मींस कोई मैटर अगर किसी मास m और वेलोसिटी v से मूव करता है तो उसके साथ जो वेवलेंथ रहेगी दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस रिलेशन। ठीक है, सो फर्दर बात आती है कि क्या ये जो उसने कंसेप्ट दिया इसको जस्टिफाई भी किया जा सकता है? यस, तो इसको जस्टिफाई भी किया गया। दोनों नेचर देखी गई कि इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टिकल नेचर का भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट है ऐसे, और वेव नेचर के साथ भी हमारे पास क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि पार्टिकल जो नेचर है वो कैसे जस्टिफाई हुई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। तो हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर की। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, किसी एक फ्लोरेसेंट मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, सपोज हमारे पास ये कोई फ्लोरेसेंट मटेरियल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मैंने जिंक ऑक्साइड या जिंक सल्फाइड ले लिया। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा फ्लोरेसेंट मटेरियल है। जब इसके ऊपर क्या करते हैं, हाई स्पीड पे इलेक्ट्रॉन्स फॉल करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करते हैं, जहां जहां इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है वहां पे एक ब्राइट सा हमारे पास क्या आता है, स्पॉट आता है। मींस ईच इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस अ सिंगल स्पॉट एंड दैट स्पॉट्स ऑन अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन दे आर नोन एज द सिंटिलेशन। उनको क्या बोलते हैं हम, सिंटिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखा गया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहे हैं वहां पे नंबर ऑफ scintillations आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो दीज स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन्स और द scintillations दे आर लोकलाइज्ड। मतलब ये क्या, कोई मूव नहीं कर रहे थे एक जगह पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन ने स्ट्राइक किया वहां पे वो एक हमारे पास स्पॉट मिल गया। तो जिससे पता लगा कि अगर हम जैसे पार्टिकल्स को कहीं पे थ्रो करते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ वहां पे क्या होता है, डम सा पड़ जाता है। तो मीन्स वहां पे कुछ ना कुछ एक हमारे पास इंप्रेशन सा मिल गया वहां पे। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, उस स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे इंप्रेशन दे दिए, छोटे छोटे स्पॉट्स दे दिए जिनको हम scintillations कहते हैं। तो यहां से तो ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स दे हैव द पार्टिकल नेचर। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है हमारे पास वेव नेचर के बारे में। अब वेव नेचर के बारे में कैसे वेरीफाई किया गया, कैसे पता लगा कि वाकई ही इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके पास वेव करैक्टर भी होता है। ठीक है, तो जो वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन की, दैट वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय द टू साइंटिस्ट। वन वाज द ग्रुप डेविसन एंड जर्मर। ये एक ही लैब के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1927 में एक एक्सपेरिमेंट किया था और सेम एक्सपेरिमेंट जो है थॉमसन ने भी किया था 1928 में। तो इनके एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुआ कि यस, इलेक्ट्रॉन्स दे हैव द वेव कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो। तो क्या था वो एक्सपेरिमेंट, तो कुछ नहीं है कि इन्होंने क्या किया कि एक कोई टंगस्टन फिलामेंट कोई सोर्स ले लिया, लाइट सोर्स, जिसमें से क्या होते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोई लैंप है जहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास निकलेंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया गया, स्पीड अप किया गया। स्पीड अप कैसे किया गया, हमारे पास कोई हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, पोटेंशियल उसका हमने V रख दिया। ठीक है, उसके अंदर एक स्लिट थी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, बहुत सारी डायरेक्शन में निकल रहे हैं, वहां पे उन्होंने एक स्लिट निकाल दी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास साइड पे निकलेंगे वो तो इसके साथ स्टॉप हो जाएंगे और जो बिल्कुल उस होल की डायरेक्शन में आएंगे वो इसमें से पास होंगे और इस
प्लेट के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से स्पीड अप हो जाएंगे, ठीक है। और उस स्पीड अप इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, एक निकल के क्रिस्टल के ऊपर फॉल कराया। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, निकल के क्रिस्टल के ऊपर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो वहां से वो क्या करते हैं, स्ट्राइक करके आगे निकल जाते हैं। और आगे हमने क्या रखा हुआ, एक स्क्रीन रखी हुई है, उस स्क्रीन के ऊपर हमने क्या किया, उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऑब्जर्व किया कि उनके ऊपर वो क्या ऐसा इंप्रेशन छोड़ रहे हैं। तो क्या देखा गया कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, इस स्क्रीन के ऊपर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हमारे पास कुछ रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। मींस इलेक्ट्रॉन निकला, वो यहाँ पे स्ट्राइक किया, यहाँ पे स्ट्राइक किया, ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक किया, इस तरीके से वो स्ट्राइक करते गए, और वहां पे कुछ कंसेंट्रिक हमें रिंग्स मिली, ठीक है। अगर हम बात करें कि वो रिंग जो है, यहां से इस तरीके की रिंग मिली, और यहां से हमारे पास इस तरीके की रिंग बनी, और यहां से हमारे पास यहाँ पे एक रिंग फॉर्मेशन हुई। तो ऐसे कुछ हमारे पास वहां पे रिंग्स मिली। तो जब इन रिंग्स को देखा गया, मैच किया गया और चेक किया गया एक्सरे के साथ, क्योंकि एक्सरेज भी क्या है, कुछ रेज हैं, इनके साथ कुछ वेव्स एसोसिएट होती है, ठीक है। तो ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन का हमारे पास ये पैटर्न मिला, दैट इज जस्ट सिमिलर टू द एक्सरे पैटर्न, ठीक है। और मतलब क्या हुआ कि यहां से जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करके गए, वो यहां से अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं डायफ्रैक्शन। तो मींस जो वहां पे रिंग्स मिली, उनको उन्होंने क्या बोल दिया, डायफ्रैक्शन रिंग्स बोल दिया। और जब ये डायफ्रैक्शन रिंग्स, जो इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन रिंग्स थी, इनको कंपेयर किया गया एक्सरे की जो डायफ्रैक्शन रिंग्स थी, तो वो बिल्कुल सेम थी। मींस जैसा पैटर्न जो है एक्सरेज की डायफ्रैक्शन पैटर्न मिला हमें, वैसा ही सेम हमें इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला। तो यहां से ये क्लियर हुआ कि वाकई ही इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी क्या है, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है। दैट्स व्हाई हमें इस तरह का रिंग पैटर्न मिला। अदरवाइज यहाँ पे भी हमें क्या मिलने थे, सिंटिलेशन मिलने चाहिए थे, अगर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर होती, ठीक है। इसके बाद प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स और भी बहुत सारे एटम्स का क्या किया गया, डिफ्रैक्शन पैटर्न नोट किया गया। और वहां से क्लियर हुआ कि वाकई ही जब कोई स्मॉल पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या करते हैं, किसी क्रिस्टल के साथ डाइफ्रैक्ट होते हैं, तो हमें वो ऐसा रिंग पैटर्न देते हैं, ठीक है। तो वहां से क्लियर हुआ कि वाकई सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ वेव्स एसोसिएटेड होती हैं। अब बात आती है कि जो वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उसको हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी एक्सपेरिमेंट से हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज E है, एंड इट इज एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। पोटेंशियल V से वो एक्सेलरेट किया गया, तो जब वो एक्सेलरेट होगा तो उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। इट विल एक्वायर सम काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो what would be that kinetic energy? That would be V into E, and that kinetic energy of the electron will be equal to what? Half mv square, okay। means अगर half mv square is equal to ev है, तो what would be the velocity? तो यहां से हम velocity निकाल सकते हैं उसकी। so velocity will be equal to 2ve upon m under root, ठीक है। सो इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v इन द डी ब्रॉगली इक्वेशन, जो कि हमारे पास है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है h अपॉन m 2ve अपॉन m रूट, और वी कैन से इट इज इक्वल टू h अपॉन 2vem रूट, जस्ट कुछ नहीं किया, हमने m का स्क्वायर किया और उसका रूट ले लिया और फिर उसको अंदर ले गया, ठीक है। तो m से एक हमारा नीचे वाला m कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास रह गया m, ओके। सो इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ वेरियस क्वांटिटीज, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है हमारे पास, जैसे h की वैल्यू होती है हमारे पास 6.626 into 10 raised to power minus 34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है हमारे पास 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulomb, and mass of electron is 9.11 into 10 raised to power minus 31 kg। तो जब इनको हम पुट करते हैं तो लैम्डा कम्स आउट टू बी, क्या आएगा, लैम्डा वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन क्या बनेगी, 6.626 into 10 raised to power minus 34
और नीचे 2 इंटू वी पोटेंशियल इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 multiplied by mass, that is 9.11 into 10⁻31, और सबका क्या करेंगे हम, रूट लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 1.226 इंटू 10⁻⁹ अपॉन रूट वी। व्हाट इज वी? वी इज दी पोटेंशियल, ठीक है, meter. So it is a lambda, that would be in meter. Okay, so if the electron is accelerated with a potential difference is equal to 1 kilovolt, means अगर जो potential apply कर रहे हैं that is equal to 1 kilovolt or you can say 1000 volt, तो वहां पे जो wavelength हमारे पास आती है 1000 volt put करने पे that comes out to be 3.88 into 10⁻⁻11 meter, or you can say 38.8 picometer, and this wavelength is comparable to the normal bond length in the molecules. ठीक है, so therefore we can say the electron accelerated in this way can be used in the techniques for electron diffraction for the determination of molecular structure. किसी भी molecule की structure को determine करने के लिए अगर हम electrons को वहां पे strike कराते हैं और उसको हम एक्सेलरेट करते हैं इतने वोल्टेज पे, तो हम उनकी जो बॉन्ड लेंथ है उसको इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन भी हो गई। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द मैटर वेव एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? विच आर एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, तो जो ईएम वेव्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द EM waves, whereas जो matter waves हैं they are associated with the they are not associated with the they are not associated with electric and magnetic field। ठीक है, एक तो डिफरेंस ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दे कैन बी रेडिएटेड इनटू स्पेस और दे कैन बी इमिटेड। ठीक है, ये स्पेस में इजिली रेडिएट हो सकती हैं, ठीक है, और इमिट हो सकती हैं। दे कैन बी रेडिएटेड इनटू स्पेस और कैन बी इमिटेड। बट अगर मैटर वेव की बात करें दे आर नीदर रेडिएटेड इनटू स्पेस नॉर दे आर इमिटेड बाय पार्टिकल्स। ठीक है, सो दे आर not radiated into space as well as they are not emitted by the particles। ठीक है, जस्ट उनके साथ एसोसिएटेड रहती हैं बट ये मैटर से जो है एमिट नहीं होती हैं। ओके, सिमिलरली थर्ड पॉइंट की हम बात करें so they do not require any medium for propagation। ठीक है, EM waves को propagate करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। do not require any medium for propagation। ओके, बट अगर हम बात करें मैटर वेव की so they require the medium for propagation। they require medium for propagation। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो EM waves हैं दे ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमारे पास दे ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी, दे ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी। वेयर एज जो मैटर है उनके साथ जो वेव एसोसिएटेड है दे ट्रैवल विद द डिफरेंट वेलोसिटी, क्योंकि डिपेंड अपॉन द मैटर कौन सा, मटेरियल कौन सा हमारा। ठीक है, दे ट्रैवल विद डिफरेंट वेलोसिटीज। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, ईएम की हमने बोला सेम वेलोसिटी है, तो कितनी वेलोसिटी होती है हमारे पास? दे हैव द इक्वल वेलोसिटी एज दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमने ये देखा है कि जो वेलोसिटी ऑफ मटेरियल वेव्स है, जो मैटर वेव्स हैं, उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी? दैट वुड बी लेस देन दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट।
ठीक है। और तो जो मेजर पॉइंट है, जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, दे आर मच लार्जर एंड दे कैन बी given by this relation, lambda is equal to c upon mu, where mu is the frequency, whereas the wavelength जो है material wave का वो क्या रहेगा, shorter रहेगा, and that can be calculated as lambda is equal to h upon mv. So these are the few differences between the material waves and the EM waves. Next we have the wave nature of electron and the concept of quantization of angular momentum. जो नील बोर ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज रहता है, एंड दैट इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ h अपॉन क्या था 2 पाई। ठीक है, तो ये हमने देखना है कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। जब हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स में क्या वेव नेचर आ गई, अब वेव नेचर के कारण जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, तो क्या वहां पे जो उनका एंगुलर मोमेंटम है इज इट इक्वल टू होल नंबर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो देखो यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है किसी एटम में, उसके अराउंड क्या है कुछ सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है किसी एटम में क्या है सर्कुलर ऑर्बिट है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास वेव नेचर भी है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन के पास क्या है वेव नेचर भी है, तो मींस तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो जिस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं उसका जो सर्कमफ्रेंस है उसके अंदर क्या रहेंगे, बहुत सारी वेव्स आएंगी, देयर वुड बी नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, अगर वो मूव करने के बाद क्या करते हैं, इस तरीके से वेव्स बन रही हैं, अगर तो वो सरकमफ्रेंस पूरा करने के बाद फिर से उसी क्या कहते हैं पाथ में फॉलो करते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि एक वेव का क्रेस्ट जो है दूसरी वेव के क्रेस्ट के ऊपर आ जाएगा, तो वहां पे हमारे पास इंटरफेरेंस आ जाएगी। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगी हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगी। अगर तो हमारे पास क्या है कि वो यहाँ पे एक का क्रेस्ट जो है दूसरे के ट्रफ के ऊपर फॉलो करता है, तो वहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगी। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है, तो वहां पे हम कहेंगे कि वेव्स आर इन फेज, वेव इन फेज है। और अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है तो हम कहेंगे वेव्स आर आउट ऑफ फेज। ठीक है, तो सपोज हमारे पास क्या है यहाँ पे जो वेव्स आर इन फेज है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि जो सरकमफ्रेंस है उस ऑर्बिट का दैट मस्ट बी द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ, क्योंकि अब नंबर ऑफ वेव्स आ रही हैं तो नंबर ऑफ वेव्स लेंथ के हमारा जो होगा दैट वुड बी द सरकमफ्रेंस। तो व्हाट इज द सरकमफ्रेंस, circumference of this orbit would be equal to the n time the lambda, क्योंकि number of wavelengths आ रही वेव आ रही है उसमें। ठीक है, so what is the circumference of this circular orbit, that would be the 2 pi r which would be equal to n lambda, and according to de Broglie relation हमने पढ़ा है कि lambda is equal to क्या होता है h upon mv होता है। so 2 pi r would be equal to n h upon mv, जस्ट कुछ नहीं किया हमने, लैम्डा की वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो ये होना चाहिए। और यहां से हमारे पास आ जाता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। मीन्स जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो क्या रहेगा, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई रहेगा, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, and this is the same as the Bohr condition of quantization of angular momentum of fixed energy orbit। क्योंकि हमने पढ़ा था बोहर की जो थ्योरी थी उसने कहा था कि when an electron move in a circular orbit it has quantization of energy as well as they have some angular momentum, and that angular momentum would be the whole number multiple of h upon 2 pi, जो कि डी ब्रोगली के कंसेप्ट से भी हमारा वेरीफाई होता है, क्योंकि वहां पे तो हमने सिर्फ पार्टिकल मान के चले थे, बट जब डी ब्रोगली आया तो डी ब्रोगली ने उसको वेव करैक्टर के साथ एसोसिएट किया, और उसमें हमने बताया कि उसका जो वेव करैक्टर होगा and that would be having some wavelength and that would be equal to h upon mv। अगर हम ये वेवलेंथ मान के चलते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में तो दे विल प्रोड्यूस सम नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, तो बहुत सारी वेव्स वहां पे आएंगी, तो n lambda that is the wavelength of that waves, n lambda would be equal to the circumference of this circular orbit। ठीक है, तो वहां से हमारे पास फर्दर प्रूव हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, चाहे वो पार्टिकल नेचर के हैं चाहे वो वेव नेचर के हैं, चाहे दोनों नेचर उसमें आ रही हैं, जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं तो वहां पे जो उसका एंगुलर मोमेंटम रहेगा दैट वुड बी दी n टाइम्स दी h अपॉन 2 पाई। मींस वहां पे जो उसका एंगुलर मोमेंटम रहेगा दैट वुड बी क्वांटाइज्ड।
ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से भी प्रूव हो गया, चाहे उसके अंदर पार्टिकल नेचर है, चाहे उसके अंदर हमारे पास वेव नेचर है, चाहे दोनों नेचर भी होती हैं, फिर भी उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड रहेगा। सो दिस इज all about the today's lecture. In next lecture we will discuss the further Heisenberg uncertainty principle and various other phenomena.